प्रिय छात्र छात्राओं, बीए भाग प्रथम की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमने कहानी का विकास क्रम पढ़ना प्रारंभ किया था और प्रेमचंद पूर्व युग भी हमने जान लिया था और तत्पश्चात प्रेमचंद युग के जो दो चरण हैं उनके बारे में भी जानकारी ले ली थी। पहला चरण था जो 1920 तक का काल है, जो 1916 से 1920 के बीच का है। फिर 1920 से और 1930 तक का काल है। 1930 तक के काल के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली थी। आज हम प्रेमचंद की कहानियों का विकास क्रम का जो तीसरा युग है या तीसरा काल है, और हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों का ये स्वर्ण युग है। और इन्हीं कहानियों के माध्यम से मैं जहाँ तक समझता हूँ हिंदी साहित्य का साहित्य विश्व में उच्चतम शिखर तक स्थान पा सका, ये माना जा सकता है। तो 1930 से 1936 तक के समय में क्या विशेषता रह सकती है? निश्चित रूप से जब कोई भी व्यक्ति अपने विकास को प्राप्त करता है तो पहले चरण में जो कमियां रहती है वो उससे आगे वाले चरण में नहीं रहती, और फिर उससे आगे वाले चरण में वो कमियां नहीं रहती जो उससे पीछे वाले चरण में रही थी। तो ये प्रेमचंद जी के लिए भी कहा जा सकता है कि उनकी कहानियां क्रमशः विकास की तरफ चलती रही। कहानियों का विकास होता रहा। कहानियां अपनी कमियों को छोड़ते हुए, अपने अंदर अच्छाइयों को समाहित करते हुए, एक अपना जो मुख्य कलेवर जिसको हम कह सकते हैं, या अपना जो अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर जो रूप हो सकता है, उसको प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो गई थी और अपने चरम की तरफ बढ़ रही थी और बढ़ भी गई थी। जब तक प्रेमचंद जी जिंदा रहे तब तक इसी तरह की अच्छी कहानियां हमको देते रहे। अब हमें ये जानना है कि इन कहानियों में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हमको अपनी तरफ आकर्षित करती है या जो हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। तो इन कहानियों में जो प्रेमचंद के स्वर हैं, प्रेमचंद के जो तेवर हैं, वो काफ़ी बदले हुए रहते हैं पहले की तुलना में। और वो जो बात है कि उनके तेवर बदले हुए हैं, वो उनके इस बात से, उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाते हैं कि वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ व स्वाभाविक चित्रण को ध्येय बनाती है। पहले की कहानियां स्वाभाविक चित्रण की तरफ इतना अधिक ध्यान नहीं देती थी, मनोवैज्ञानिकता भी उसमें कम होती थी। जो वास्तविकताएं हैं, जो यथार्थ है जीवन का, उसका उतना ध्यान नहीं रख पाती थी। लेकिन यहाँ आते आते प्रेमचंद जीवन के यथार्थ से जुड़ गए। हम ये तो नहीं कह सकते कि पहले प्रेमचंद जी जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन यहाँ आते आते वो पूरी तरह से जुड़ गए और ये कहानियों में भी वो बात आने लग गई थी। इससे क्या हुआ, उसे हम अगली विशेषता के रूप में जान सकते हैं। इस समय की जो कहानियाँ आपकी आई, उन कहानियों में कल्पना की उड़ान की जगह, या कल्पना की जो अधिक मात्रा है उसकी जगह अनुभूति की मात्रा अधिक मिलने लग गई। बजाय कल्पना के अनुभूतियाँ इस युग की कहानियों में अधिक थी। दूसरी जो बात हुई, कथा वस्तु और घटनाक्रम का महत्व क्रमशः कम हो गया। पहले कथा वस्तु पे ध्यान देते थे प्रेमचंद जी अधिक, और घटनाक्रम पर भी अधिक ध्यान देते थे। घटनाक्रम से ही कहानी आगे बढ़ती थी। हालांकि घटनाक्रम तो अब भी इनकी कहानियों में था, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था जितना इनकी पूर्व की कहानियों में रहा है। तीसरी जो चीज आती है वो है इन कहानियों में एक सूत्रता और एक तथ्यता का शिल्प आ गया। पहले कहानियों में एक सूत्रता नहीं थी। कहानियों के सूत्र बिखरे हुए नजर आते थे कहानी के, और तथ्य भी
बहुत से तथ्य हमारे सामने आते थे, लेकिन इस युग की कहानियों में वो एक तथ्यता आ गई थी, एक सूत्रता आ गई थी। जैसे हम कफन को इसका उदाहरण ले सकते हैं, पूस की रात को भी हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। और उसके बाद उसके साथ साथ चला मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और यथार्थ की पृष्ठभूमि पर किया गया था। प्रेमचंद जी मनोवैज्ञानिकता को कहानी की बहुत ज़रूरी चीज़ मानते हैं। तो इन कहानियों में जो बात महत्वपूर्ण आई वो थी कि मनोवैज्ञानिकता जो थी उसका विश्लेषण कल्पना के आधार पर नहीं बल्कि यथार्थ की पृष्ठभूमि पर किया जाने लगा। फिर दूसरे जो कार्यकाल था इनका कहानी का, जो 1920 से 1930 के बीच में रहा, उसमें कहानी के चरम पर पहुंचने के बाद आपने एक दो पंक्तियां जो उपसंहार के रूप में देनी प्रारंभ की थी, वो इस युग में आते आते वापस छूट गई। तो यहाँ आकर के उन्होंने जो उपसंहार देने की जो परंपरा अपनी बनाई थी उसको समाप्त कर दिया, या ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये आदत उनकी छूट सी गई थी। जब ये सारी चीज़ें आ जाती है तो कहानी में एक चीज़ और आ जाती है। ये कहा जाता है कि प्रेमचंद जी की कहानियां सच्चाई की तरफ जाती है। ठीक है, कहानियां सभी सच्चाई की तरफ ले जाती है, कुछ को छोड़ दिया जाए तो प्रेमचंद जी की इस युग की जो कहानियां थी वो सच्चाई को तो हमारे सामने रखती ही थी, लेकिन उसके साथ साथ और एक खासियत थी जो प्रेमचंद जी को अन्य लोगों से ऊपर ले जाती थी। वो थी कि ये समाज के या समस्या के उस पहलू को भी पकड़ने की चेष्टा करते थे, या इस कहानी में वो चेष्टा भी मिलती है जिसकी तरफ साधारणतः किसी अन्य रचनाकार की नज़र नहीं जाती है, दृष्टि नहीं जाती है। तो एक नवीनता आपकी कहानियों में इस युग में हमको मिलने लग गई थी। इस प्रकार की कहानियों का जो उदाहरण के रूप में मैं देना चाहूँगा आपको, वो है तावान भी इस तरह की कहानी है, ठाकुर का कुआं भी इस तरह की कहानी है। ठाकुर के कुएं में जो जातिवाद हमारे भीतर था, हमारे समाज में फैला हुआ था, जो कुरीति थी, समाज के कमज़ोर तबके को जो कठिनाइयाँ भोगनी पड़ती थी, उसको बड़े ही स्पष्ट रूप से प्रेमचंद जी ने हमारे सामने लाने की कोशिश की है। बेटों वाली विधवा, इसमें भी बड़ी समस्या बताई गई है कि महिला की क्या स्थिति होती है। ईदगाह एक बाल मनोविज्ञान आधारित कहानी भी है। नशा बहुत ज़बरदस्त कहानी है मनोवैज्ञानिक। बड़े भाई साहब इत्यादि, जो बहुत सी कहानियाँ ऐसी रही है जो इस युग में इनकी आई है, और हमको इन्होंने समाज में फैली बुराइयों की तरफ, हमारे भीतर की अच्छाइयों की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए हमको भी अपने भीतर सुधार करने की तरफ ले जाने की कोशिश की है, दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि इस युग की जो प्रेमचंद जी की लिखी गई कहानियाँ थी, वो इस युग की ही नहीं, हिंदी की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की बेजोड़ कहानियाँ कही जा सकती है। और जो पहले जो थी बातें, उनके विपरीत आदर्शोन्मुख यथार्थवाद इनमें हमको दृष्टिगोचर हो जाता है। खाली यथार्थवाद नहीं रहता प्रेमचंद जी के कहानियों में या उनके साहित्य में, आदर्श कहीं ना कहीं लगा रहेगा। हाँ, पहले आदर्श पहले आता था, यथार्थ साथ में जुड़ा होता था। फिर यथार्थ पहले मानते हैं तो आदर्श उसके साथ जुड़ा रहता है, तो लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अवश्य ही मिल जाते हैं। तो इस तरह से इस युग की जो प्रेमचंद जी की कहानी की खासियत रही वो हमने जान ली। अब हम कोशिश करते हैं कि प्रेमचंद जी के इस युग या प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ थी, उन कहानियों में आपने विषय कौन कौन से उठाए।
तो प्रेमचंद जी का जो समाज के प्रति नज़रिया था वो इतना विस्तृत था कि शायद ही उनकी नज़रों से कोई चीज़ छूटी होगी। तो विषय के लिए जहाँ तक बात हम चलाएं तो ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने शायद कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा जो उस समय अर्थात तात्कालिक समाज में लोगों को जो है लोगों के सामने आ रहा था या लोग जिससे परिचित रह रहे थे, वो चाहे समस्या हो, चाहे सिद्धांत हो, चाहे विचार हो, वो सब प्रेमचंद जी की कहानियों में हमको मिल जाते हैं। तो हम इन कहानियों के विषय की चर्चा करते हुए कह सकते हैं कि प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य जो है वो समष्टिवादी था। अब देखिए, व्यक्तिवादी नहीं था, समष्टिवादी था, सबको साथ लेके चलने वाला था और उसके साथ साथ खाली आदर्श नहीं बल्कि यथार्थ के साथ वो अपनी कहानियों को, अपनी रचनाओं को लेकर के चलते थे। इसीलिए प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में समकालीन जीवन का यथार्थ बोध जो है, समकालीन समाज का यथार्थ बोध, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग की परिस्थितियों का वर्णन किया है। इसके साथ साथ आर्थिक विषमता जो उस युग में थी उसकी तरफ भी प्रेमचंद जी का ध्यान गया है, उसको भी अपने विषय के रूप में आपने लिया है। हिंदू समाज की जो संरचना थी, जो रचनात्मकता थी या जिस तरह की उसकी आकृति या रचना जो दिखाई देती थी वो भी इनकी कहानियों में दिखाई देती है। देश और विदेश में जो समाजवादी विचारधारा आई थी उनसे भी प्रेमचंद जी की कहानियां अछूती नहीं रही थी। गांधीवाद का प्रभाव भी आपकी कहानी अर्थात गांधीवाद को भी इन्होंने विषय बनाया। मानवीय उसका प्रभाव क्या रहा? मानवीय करुणा, प्रेम और सहानुभूति का चित्रण आपकी कहानियों में बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है और जीवन के व्यापक क्षेत्र से आपने अपनी कहानी का कथावस्तु ग्रहण किया है, कहानी कथावस्तु को ग्रहण किया है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय आंदोलन इनकी कहानियों में मिल जाएगा, पत्नी और पति के संबंध आपकी कहानियों में मिल जाएंगे, विधवा विवाह को भी आपने महसूस किया था कि ये होना चाहिए और तो उसकी चर्चा भी आपकी कहानियों में मिल जाएगी, बहु विवाह पर रोकने की बात भी आपकी इस कहानियों में मिल जाएगी, संयुक्त परिवार की घटना, जमींदारी, न्यायालय इत्यादि भी आपकी कहानियों में अछूते नहीं रह पाए हैं, वो भी आपकी कहानियों में हमको मिल जाते हैं। तो इनसे जुड़ी हुई, इन विषयों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं थी सब आपकी कहानियों में मिल जाती है। इसके साथ साथ प्रेम और नैतिकता, इनको भी आपने कहानियों की जो है जो महत्वपूर्ण स्थान आपने दिया। अब कह सकते हैं प्रेमचंद जी कोई नीरस लेखक होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जो एक मानवीय प्रवृत्ति होती है, मानव जीवन की जो भीतर से उठने वाली इच्छाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उनको आपने कहानियों में स्थान दिया। अब एक बात और बच जाती है प्रेमचंद जी की रचनाओं में, वो है कि प्रेमचंद जी के बारे में या उनकी रचनाओं के बारे में जब चर्चा की जाती है तो ये कहा जाता है कि प्रेमचंद जी की कहानियों में सबसे बड़ी विशेषता इनके पात्र रहे हैं। किस तरह कि जब कहानियां समाज के सब तरह के लोगों को अपने में समाहित करके लिखी जाती है, उनसे संबंधित समस्याओं को लेकर के चलती है, तो पात्र भी कैसे होंगे? उन समस्याओं से जुड़े हुए ही होंगे। तो इनकी कहानियों में जमींदार भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, पूंजीपति भी है, सरकारी अधिकारी भी है, माता पिता है तो बहन है, बेटी है, पत्नी है, प्रेमिका तक इनकी कहानी में स्थान पा चुकी है, जबकि उस समय इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता था। विधवा, हिंदू, मुसलमान, जो कुछ भी उस समय के समाज में उपस्थित था वो आपकी कहानियों में हमको प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है। फिर एक विशेषता
इनकी कहानियों की जो मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है वो है कि इन्होंने कहानी के जो पात्र गढ़े और फिर उनको नाम दिए, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच से ही निकल करके कहीं आ रहे हैं या हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द ही वो पात्र घूमते हुए हमको दिखाई देते हैं। कर्म तो उनके थे ही, हालांकि अब आज के वातावरण में जबकि आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ या हम दोनों पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें भी हम महसूस कर सकते हैं, हालांकि नाम और सामाजिक वातावरण में काफ़ी परिवर्तन आ गया है तो उनके साथ जोड़ना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मनोभावनाएं उनकी इतनी ज़बरदस्त थी कहानियों में कि हम आज भी नाम वगैरह बदलने के बावजूद, परिस्थितियां और परिवेश बदलने के बावजूद हम उनसे बिना जुड़े नहीं रह सकते। जैसे पहले उन्होंने ग्रामीण परिवेश को छुआ, आज हम ग्रामीण परिवेश से परिचित नहीं है, या उस समय का ग्रामीण परिवेश कुछ अलग दिखता था, आज का ग्रामीण परिवेश अलग दिखाई देता है। पात्रों के नाम उस समय के अनुसार रखे गए थे, लेकिन आज वो नाम रखे जाने ही बंद हो गए। जैसे गोवर्धन नाम था हौरी के बच्चे का, लेकिन उसको क्या कहते थे, गोबर। आज हम वैसा नाम नहीं सुनाई देता हमको, इसलिए हम उससे परिचित नहीं हो पाते पूरी तरह से, लेकिन फिर भी जो मनोभावनाएं हैं उन पर इतनी अच्छी पकड़ थी तो यूं लगता है जैसे वो पात्र हमारे भीतर ही जिंदा हों। तो ये एक प्रेमचंद जी की बहुत अच्छी विशेषता रही पात्रों के बारे में। तो आज हमने प्रेमचंद जी के जो कहानियाँ थी उसके तीसरा चरण को, और उसके बाद प्रेमचंद जी की कहानियों में कौन कौन पात्र रहा, कौन कौन से विषय रहे, उन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगला जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें फिर हम अगली चरण में आगे बढ़ेंगे। जो युग तो प्रेमचंद जी का ही होगा, लेकिन मैंने पहले चर्चा की थी कि प्रेमचंद के बराबर कद के एक अन्य साहित्यकार चल रहे थे, वो थे जयशंकर प्रसाद। तो संभावित है कि अगले व्याख्यान में हम उन पर ही चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।